हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसमें हम मध्य प्रदेश में आर्थिक परिदृश्य पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है और ये है पार्ट 2। इसमें हम मध्य प्रदेश का बजट 2022 और 23 को पढ़ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट क्या होता है? सरकार के आय और कर लगाने की योजना होती है जिसके द्वारा लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है उसको बनाने वाला या फिर उसको प्रभावित करने वाला ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी विशिष्ट वार्षिक वित्तीय वार्षिक के वेतन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मतलब एक वर्ष में जितना भी वित्त लगता है उसके वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाव बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय होता है। मध्य प्रदेश का पहला बजट 19 दिसंबर 1956 को तत्कालीन वित्त मंत्री भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई ने पेश किया था। ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे हैं क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया था। तो जब रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया तो ये कार्यकाली मुख्यमंत्री भी बने थे भगवंत राव मंडलोई, और इन्हीं ने सबसे पहले क्या किया था? बजट पेश किया था मध्य प्रदेश का 19 दिसंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर, वित्तीय योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 के आय व्यय का 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में उपस्थापन किया। वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश राजकोष के उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत राजकोष की नीति का विवरण भी प्रस्तुत किया था। ये किस एक्ट के तहत किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राजकोष के उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत राजकोष की नीति का विवरण किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर संपूर्ण देश की वृद्धि दर से लगभग 4.7% अधिक थी। मतलब देखिए, जब 20-21 में क्या चल रहा था? कोरोना टाइम चल रहा था, लेकिन इस समय भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी चल रही थी और वृद्धि कर रही थी। संपूर्ण देश में वृद्धि दर से लगभग 4.7% अधिक थी। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रोथ रेट देश के राज्यों में सर्वाधिक है। वर्ष 2020-21 में GSDP मतलब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं उसकी रेट 19.74% की वृद्धि के साथ आज मध्य प्रदेश में सबसे गति से बढ़ने वाला राज्य बन गया है। कितनी परसेंट से बढ़ रहा है? तो 19% से बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश का GDP प्रचलित भाव पर 11,69,004 करोड़ रुपए है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2022 के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी में वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने पर 5.9% की वृद्धि अनुमानित की गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि अनुमानित की गई है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि दर से 3.1% अधिक है। देखिए, जब ग्लोबल इकोनॉमी 2021 में आर्थिक गति से तेजी आने लगी तो 5.9% की वृद्धि अनुमानित की गई। केंद्र सरकार के प्रयासों से परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था 9% की वृद्धि अनुमानित की गई थी। भारत सरकार ने कहा, कितना कहा था? 9% के कहा था, और ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि देखी गई है 3.1% की। बजट मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। बजट में जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन से हैं? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2022-23 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए बजट के विभिन्न योजना मिशन मॉडल में तैयार किया गया है।
किसके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट के अनुसार इसको तैयार किया गया है। जनता का बजट तैयार करने हेतु जनता के कुल 2571 सुझाव प्राप्त किए गए थे और बजट में शामिल करने का भी प्रयास किया गया था। चाइल्ड बजट राज्य सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के समय बच्चों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन के विभिन्न कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए प्रावधानों को दर्शाया गया था। 2022-23 का बजट PM गवर्नमेंट डेयरी ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में विनियोग की राशि 2,79,237 करोड़ रुपए अनुमानित कर एवं शुद्ध व्यय राशि 2,37,715 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें दिए गए हैं मद बजट 2020-21 में कितना प्रस्ताव रखा गया था, 2022-23 में बजट में कितना प्रस्ताव रखा गया है, कितनी वृद्धि या कमी देखी गई है। तो कुल प्राप्तियां हुई थी 2,15,954 और 2022 में जो प्राप्त हुए हैं तो 2,49,152 प्राप्तियां हुई हैं और 15% की वृद्धि देखने को मिली थी। राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं तो 1,64,677 2021-22 में प्राप्तियां हुई थी और 1,95,180 2022-23 के बजट में प्रस्तुत किया गया था और वृद्धि कितनी हुई है 19% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत प्राप्तियां तो 51,277 2021-22 के बजट में प्रस्तुत की गई थी और 2022-23 में प्रस्तुत की गई हैं प्राप्तियां 53,972 जिसमें 5% की वृद्धि देखी गई है। कुल व्यय पहले किया था 2,17,123 2021-22 में और 2,37,715 2022 और 23 के बजट में प्रस्तुत किए गए हैं और कितने परसेंट की वृद्धि है तो 14% की वृद्धि देखी गई है। कुल व्यय देखो पहले कितना किया था 170 किया था, मतलब 117 किया था और अभी क्या और कम पड़ गया था तो इस बार उन्होंने बजट बढ़ा दिया और ये कितना किया है 247 किया है जिसमें 14% की वृद्धि कर दी गई। राजस्व में कितना व्यय किया है तो 1,75,971 और अभी वर्तमान में क्या है 1,98,916 2022-23 के बजट में राजस्व व्यय किया है और 15% की वृद्धि की गई है। पूंजीगत व्यय कितना है 2021-22 का है 44,152 और 2022-23 का है 48,800 और 11% की वृद्धि है। विनियोग की राशि कितनी है तो 2021-22 की थी 2,41,375 और 2022-23 की है 2,79,237 और 16% की वृद्धि। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें दी गई है तो विनियोग की राशि में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। और राजस्व घाटा कितना है तो 4,294 2021-22 का घाटा है और 2022-23 का घाटा है 37,36 इसका घाटा है। ऊपर की राशियाँ करोड़ों में दी गई हैं, जितनी भी ऊपर राशि दर्शाई गई हैं ये करोड़ों में इनकी वैल्यू है। अब आता है अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ 1,95,180 करोड़ रुपए हैं। इसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 72,860 करोड़ रुपए है। केंद्रीय करों में प्रवेश का हिस्सा 64,107 करोड़ रुपए, करोत्तर राजस्व 13,618 करोड़ रुपए और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान है 44,595 करोड़ रुपए। विगत बजट 2021-22 की तुलना में वर्तमान बजट 2022-23 में कुल प्राप्तियां 15% है, राज्य कर 12%, केंद्रीय कर में हिस्सा 23% और करोत्तर राजस्व 15%, केंद्र से सहायता अनुदान 25%, लोक ऋण 5%, लोक लेखाओं में शुद्धियाँ प्राप्ति 5,092% में वृद्धि हुई है, जबकि उधार और अग्रिम की वसूली राशि, विविध पूंजीगत प्राप्तियां
-98% की कमी देखी गई है। देखिए कुल प्राप्तियां, देखो प्राप्ति से समझ में आ रहा है 15% है, कितना है 15%। और यदि हम देखें कि कुल प्राप्तियां 15% है, लेकिन हम राज्य पे कर कितना लगाया है, तो बाहर के मुकाबले मध्य प्रदेश में राज्य कम है, राज्य कर कम है, तो 12% राज्यों में कर किया गया है। केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है, तो उनने बोला था, केंद्र बोल रही थी कि हम 2 देंगे, लेकिन हमने बोला नहीं हम तो 3% लेंगे, तो 2 से 3% कितना है, तो 23% आ जाता है केंद्र के करों में हिस्सा। केंद्र में सहायता अनुदान 25% है। कितनी सहायता करते हैं ये, 25% करते हैं बस हमें। और ऋण कितना देते हैं, तो 5% का ऋण देते हैं। मतलब कभी भी कोई ऋण लेने जाता है ना, लोक ऋण, तो क्या मिलता है, एक थप्पड़ मिलता है ना, थप्पड़ में मिलते हैं 5 उंगलियां, जो कि नॉर्मली हल सबको पड़ते हैं थप्पड़, यदि वापस नहीं करता कर तो, है ना। तो ऋण कितना है, तो 5% ऋण है, सहायता 25% है। लोक लेखों में शुद्ध प्राप्तियां कितनी है, तो ये बहुत सारी मिली थी, मतलब वृद्धि हुई है इनमें, तो 592% की वृद्धि हुई थी। और विविध पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो -98% की कमी देखी गई थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राजकोष के घाटे का 4.56% अनुमानित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में राजकोष के घाटे 4.56% अनुमानित किया गया है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.18% अनुमानित किया गया है। कितना होगा, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित कितना किया गया है राजस्व, तो ये किया गया है 4.18%। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21% बढ़ाकर कुल 48,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.23% है। वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 11.4% है। ब्याज भुगतान कब तक किया, देखो किसी भी चीज़ का ब्याज लेते हैं, जैसे ऋण ले लेते अपन को क्या मिल रहा था, थप्पड़ मिल रहा था ना, तो 5% मिल रहा था केंद्र से। लेकिन जब हम ब्याज का भुगतान करते हैं तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर देते ना, 1-1 रुपये करते हैं हर बार, तो 11% किया गया है, और 4 बार देंगे तो पूरा परसेंट हो जाएगा, है ना, 11.4%। और राजस्व घाटा कितना है, कि राज्य को घाटा कितना लगा है, तो 0.32% राजस्व घाटा है। और जो अनुमानित किया गया था पूंजीगत व्यय था, उसको 21% बढ़ा दिया है। और सकल घरेलू उत्पाद का जो था वो 4.18% है। विगत बजट 2021-22 की तुलना में वर्तमान बजट 2022-23 में खनिज एवं वन में कर में क्रमशः 18% और 7% की वृद्धि की गई। देखो खनिज में कहाँ क्या कर रहे हैं, तो खनिज से अपन क्या होते हैं, पैसे आते हैं, तो अपना जितने ज़्यादा पैसे आएंगे तो उतने ठाट से रहेंगे, तो खनिज में किया गया है ठाट से मतलब 18%। और वन में क्या हुआ है, वन को यदि साफ कर देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो वन का है 7%। वर्तमान बजट 2022-23 में सर्वाधिक राशि वृद्धि 74% ग्रामीण विकास विभाग का, जो कि 12,276 करोड़ रुपए से 21,379 करोड़ रुपए है। ये क्या है, ग्रामीण विकास पर व्यय किया गया है, कितना 74%। राजस्व प्राप्तियां, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान अतिरिक्त प्राप्तियां 44,595 करोड़ रुपए अनुमानित की गए हैं। इस बजट में कोई नया कर अधिरोपित करने तथा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया, मतलब इसमें कोई भी ना दर बढ़ाई जाएगी और ना ही कर बढ़ाया जाएगा, और नया कर भी आरोपित नहीं किया जाएगा। तो कितनी है राजस्व प्राप्तियां, तो 4 मिल रही हैं, तो 44,595।
शुद्ध लेन देन वर्ष 2022-23 की कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय होने से वर्ष 2022-23 का शुद्ध लेन देन 1437 करोड़ रुपए है और अंतिम शेष 461 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है शुद्ध लेन देन के लिए। राजकोष की स्थिति। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2022-23 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा कितनी है? सामान्य सीमा रखी गई है इसकी 3.5%। 3.5% इसकी सीमा रखी गई है। ऊर्जा और क्षेत्र अपेक्षित कतिपय सुधारों को करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की गई है। जो कतिपय सुधारों को अतिरिक्त करने की सीमा कितनी है? तो ये है 0.5 और 3.5 क्या है? तो 3.5 है सामान्य सीमा राजकोष की स्थिति की। 2022-23 में राजकोष की घाटा 92,511 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है। राजकोषीय घाटा कितना है? 52,511 करोड़ रुपए है और इसका 4.65% अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद का। चाइल्ड बजट, इसकी राशि रखी गई है 57 करोड़ 80 लाख 3,455 हजार रुपये रखी गई है अनुमानित राशि। इस बजट को 17 विभागों द्वारा बच्चों के लिए संचालित योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार किया है। इस रोड मैप के तहत मध्य प्रदेश के विकास की परिकल्पना के 4 मुख्य आधार स्तंभ रखे गए हैं। पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है अर्थव्यवस्था और रोजगार, तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, चौथा है सुशासन। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 की अधोसंरचना रखी गई है, जिसमें क्या है? आधार 4 स्तंभ रखे गए हैं। तो पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है अर्थव्यवस्था रोजगार और तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा और चौथा है सुशासन। पहले भौतिक अधोसंरचना बनाएंगे, उससे रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। फिर जब अच्छा रोजगार होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शिक्षा भी मिलने लगेगी सबको और फिर उनको सुशासन करना भी आसान होगा। क्या है? बच्चों के लिए 17 विभागों के लिए संचालित किए जाएंगे जितना भी बजट है। कितना रखा गया है? 57 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए। ऊपर का देख सकते हैं तो इतना रखा गया है। फिर आता है कोविड नियंत्रण। अब तक 18 वर्ष की आयु से अधिक वर्ग के नागरिकों को 11,28,77,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण का पहला डोज 98.03% और दूसरा डोज 95% लोगों को लगाया जा चुका है। पहला डोज लगा है 98% को और दूसरा डोज लग गया है 95% लोगों को लग गया है। 15 से 18 वर्ष तक की आयु में प्रथम डोज कुल 85.56 करोड़ युवाओं को लगा जा चुका है। दूसरा डोज लगना प्रारंभ हुआ है। मतलब देखा जाए तो प्रथम डोज 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं उनके लिए लगाया गया है। तो इसमें 85% युवाओं को लगाया जा चुका है। अब आती है अधोसंरचना। पूंजीगत कार्यों में निवेश से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिविधियों को और सक्रिय मजबूती स्थिरता मिलती है। राज्य सरकार ने निरंतर पूंजीगत निवेश बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीगत परिव्यय 30,228 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान विगत वर्ष से लगभग 8,829 करोड़ अधिक होकर 40,415 करोड़ हो गया है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% है। अधोसंरचना में कितना व्यय कर रहे हैं अपन? 4% कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद का। कितना हो गया? अब 40,415 करोड़ रुपए अपन इसमें व्यय कर रहे हैं।
वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21% से बढ़ाकर 48,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह निवेश विकास के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे और केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में योजना के प्रावधानित आकार को 10 गुना बढ़ाकर वर्ष 2023-24 मतलब 22-23 में 1 लाख करोड़ कर दिया है। पहले कितना था? 48,800 करोड़ रुपए था, अब कितना कर दिया है? उसको 10 गुना बढ़ाया गया है और 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है 22-23 के लिए रोजगार सृजित करने के लिए। अब आता है सड़क एवं भवन। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 2,200 किलोमीटर की सड़क निर्माण और उन्नयन तथा 1,150 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण हो चुका है। मतलब 2,200 सड़क बन चुकी हैं, मतलब बनाई गई, नई बनाई गई हैं, और जो 1,150 किलोमीटर की सड़कें हैं उनको नवीनीकरण किया गया है, मतलब उनको फिर से बनाया गया है। 21 बृहद पुल बनाए गए हैं, रेलवे ओवरब्रिज पूर्ण रूप किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के प्रस्ताव में लगभग 3,000 किलोमीटर की नवीन सड़क के कार्य, लगभग 1,250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य और 88 नवीन पुल बनाने का निर्माण किया जाएगा। कितने बनाए जाएंगे? देखो अभी तक कितनी बनी है? 2,000, लगभग 2,000 किलोमीटर की सड़क बन चुकी हैं और नई कितनी बनी है? मतलब नया किनको किया है? तो 1,000 को किया है। लेकिन अब इनने बोला है नए बजट में 22-23 में इनने बोला है कि 3,000 करोड़ की हम नहीं 3,000 किलोमीटर की हम सड़क बनाएंगे नई, और 1,000 की जो पुरानी सड़कें हैं उनको हम ठीक करेंगे, और जो 88 नए पुल और या ओवरब्रिज वगैरह बनाए जाएंगे। 88 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2022-23 में 4,584 किलोमीटर सड़कें और 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 4,584 किलोमीटर की सड़कें और 180 पुलों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इस शामिल किए गए हैं ये 88 पुल और 180 पुल बनाने का लक्ष्य है। अब आता है सिंचाई। प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई से अब तक कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित रखा गया है। अभी कितनी है? 43 लाख हेक्टेयर है और अब इसको कितना बढ़ाया जाना है? तो 65 लाख हेक्टेयर करना है 2025 तक। जल संसाधन विभाग की लगभग 23,21,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 बृहद, 46 मध्यम और 288 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। नर्मदा घाटी विकास विभाग की लगभग 20,50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। कितनी हैं? देखो जो नर्मदा पे बनाई जाएंगी वो 37 परियोजनाएं हैं, और वैसे कैसी बनी है? तो 27 बनेंगी बृहद पूरे मध्य प्रदेश में, और 46 बनेंगी मध्यम, और 288 लघु सिंचाई परियोजना बनाई जाएंगी, लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की जाएंगी। और इसके लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो 23,31,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए लक्ष्य है इनका। केंद्रीय वित्त परियोजना में प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई और 41 लाख आबादी हेतु पेयजल एवं 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 44,605 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त लिंक परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 8,000 करोड़ लागत की चिंकी बोरस बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिला नरसिंहपुर, रायसेन और सामवेर माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना जिला खरगोन, इंदौर के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। देखिए अब कौन कौन सी सिंचाई बनाई जा रही हैं? तो चिंकी बोरस सिंचाई परियोजना
यह जिला नरसिंहपुर और रायसेन में बनाई जा रही है। चिंकी बैराज तो पता है, चिंकी परियोजना कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। और बोरस कहाँ पर है, तो बोरस रायसेन में है। और सांवेर माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना खरगोन और इंदौर के निर्माण में शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए किए गए हैं 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। प्रदेश में 4000 से अधिक ग्रामों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। बुरहानपुर जिले के सभी गांव 100% घरों को जल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध की जा चुकी है। और यह जिला पूरी तरह से हर घर जल जिला बन चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 में केंद्र का है 3150 करोड़ रुपए और राजंश है 3150 करोड़ रुपए। दोनों ने बराबर 50-50 दिया है। और कुल है कितना, 6300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसमें, जल जीवन मिशन के तहत प्रोत्साहन देने के लिए। अब आती है ऊर्जा क्षेत्र के लिए 30% बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 23,255 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम को प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर की स्थापना की जाएगी तथा अधोसंरचना विकास का कार्य भी किया जाएगा। क्या है ये, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम के तहत प्रदेश में लागू कर दिया गया है ऊर्जा को। और इसमें स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो स्मार्ट मीटर सबसे पहले लगाए गए हैं इंदौर में, फिर उसके बाद रतलाम में, फिर लगाए गए हैं उज्जैन में। और उज्जैन लगाने वाला तीसरा शहर बन गया है मध्य प्रदेश का। अब आते हैं प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है और इसको साकार करने के लिए ये योजना चलाई गई है। कौन सी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम। सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट की क्षमता की सौर परियोजना लागू की गई है। सौर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, तो सौर पार्क बनाया जाएगा सागर में। और कितने का बन रहा है, 1500 मेगावाट क्षमता का बनाया जाएगा। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, ओमकारेश्वर है खंडवा में। और वहाँ पे उसके जलाशय में, जो ओमकारेश्वर जलाशय है, वहाँ पर 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना स्टार्ट की गई है। छतरपुर में 1500 मेगावाट सौर परियोजना निर्माणाधीन है। देखो सौर पार्क कहाँ पे बन रहा है, सागर में बन रहा है 1500 मेगावाट का। 1500 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ पर लागू की गई है, छतरपुर में। और 600 मेगावाट की परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में फ्लोटिंग सौर परियोजना पर ये की जाएगी। और 775 मेगावाट की क्षमता की पवन और सौर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और सोलर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की जाएगी। कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र, किसान कल्याण, प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लक्षित कर कार्य किया जाएगा। कितने क्षेत्र में करना है, तो 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसको लक्षित किया गया है सिंचाई प्रोत्साहन के लिए या खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख हेक्टेयर में इसको स्टार्ट किया गया। अब आती है सहकारिता। कृषि प्राथमिक सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के कार्य वर्ष 2023-24 में कराने का लक्ष्य रखा गया है। क्या, जो किसान समिति है, जो कृषि प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, उनको कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के बजट में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, प्रदेश में 89 जनजाति विकास खंडों के सभी ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर हितग्राहियों तक राशन वितरण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया था। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो जनजाति विकास खंड हैं जितने भी मध्य प्रदेश में, तो वो हैं 89, उनमें स्टार्ट किया गया था और राशन देने के लिए इनको बनाया गया था। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलेवार प्रमुख उद्यानिकी उत्पादों का चयन किया गया है। अब आता है पशुपालन। पशुपालन कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश अब देश के तीसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में रोजगार को देखते हुए 150 करोड़ रुपए वाली राशि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना। और इसमें कितनी दी गई है? तो 150 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी पूरी परियोजना में। दुग्ध उत्पादन योजना प्रारंभ करने के लिए बजट 2022-23 में 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दुग्ध उत्पादन योजना के लिए। प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक गौ भैंस वंशीय पशुओं को UID टैग लगाए गए हैं। कितने को लगाए गए हैं? 2.5 करोड़ गाय और भैंसों को UID टैग लगाए गए हैं। भारत सरकार की इंसाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार यह देश में सर्वाधिक है। इंसाफ, इन जानवरों को भी चाहिए इंसाफ, तो इसलिए इंसाफ पोर्टल पर मिल जाएंगे कितने एनिमल्स को UID टैग लगाए गए हैं। तो कितने लगाए गए हैं? 2.5 लगाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है और दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। और इसके लिए दुग्ध उत्पादन योजना में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पशुपालन योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। देखो दोनों में है क्या? 1.5 है तो 150 आती है किसमें? मुख्यमंत्री पशुपालन में। पशुपालन में ज़्यादा खर्च नहीं होता तो अपन सिर्फ 150 रुपये ही का ही खर्च है, तो 150 रुपये में हो गया पशुपालन। लेकिन दुग्ध उत्पादन में क्या होता है? बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। पहले देखो 150 तो ये देखो पशुपालन के लिए कितना लगता है? 150 लगता है ना पूरा पशुपालन। लेकिन दुग्ध उत्पादन में या फिर बेचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक तो 150 अपन वैसे ले लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना पड़ता है दूध में, है ना, क्योंकि अपने यहाँ जो दूध वाले भैया आते हैं वो बिना पानी का तो देते ही नहीं, तो उसके लिए क्या मिलाते हैं? एक पानी भी मिलाते हैं, तो एक उसका 0 आ गया। तो ये है दुग्ध उत्पादन के लिए 10-50। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाओं को दोहन के लिए 50 करोड़ रुपए राशि वाली मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए कितने रखे गए हैं? सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब आता है उद्योग। प्रदेश सरकार 30 दिवस में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने और इस सुविधा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की परिधि में लाए जाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मतलब इसको क्या कर रहे हैं? जो रोजगार है उसको आपके नए स्टार्टअप को, किसी भी उद्योग को आपको नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो सिर्फ 30 दिन में आपके उद्योग को प्रारंभ करने की सुविधा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। और इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर भी इसको लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये सब चल रहा है। भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस फार्म की स्थापना की जाएगी। तो मेडिकल डिवाइस फार्म कहाँ पे बनाई जा रही है? तो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है उज्जैन में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरण विभाग के अंतर्गत 17 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तो 17 किए जाएंगे। सूक्ष्म MSME के तहत 17 क्लस्टर बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। प्रदेश में निवेश के लिए एथेनॉल और जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहित वित्तीय सहायता प्रदान हेतु एथेनॉल और जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। प्रदेश में निवेश के लिए एथेनॉल, जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एथेनॉल और जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना को स्वीकृत किया गया है। अब आता है सूचना और प्रौद्योगिकी पार्क। प्रदेश में 4 महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में IT पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से जाएंगे भोपाल, भोपाल से जाएंगे जबलपुर, जबलपुर जाएंगे ग्वालियर। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? 4 जगह घूमेंगे हम IT पार्क बनाने के लिए। IT में देखिए IT में 4 है ना, तो IT पार्क 4 हैं तो 4 जगह बनाई जाएंगी। तो पहले I से बन जाएगा इंदौर, T से बन जाएगा टाटा, भोपाल जाओ तुम, और पार्क में कौन जाता है? गांव वाले जाते हैं, तो ग्वालियर और जबलपुर। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, केश शिल्पी, चर्मकार,
माटी कलाकार आदि का कौशल उन्नयन होने पर उनकी आजीविका की सुरक्षा और आय में वृद्धि करने के लिए बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना स्टार्ट की गई है। क्या है ये? मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है, जितने भी कारीगर हैं उनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए। मनरेगा से प्रति व्यक्ति औसत रोजगार लगभग 55 दिन राहत है। मनरेगा का बजट अनुमानित वर्ष 2021-22 की तुलना में 75% बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिया गया है और 55 दिवस रहा था ये पहले। अब कितनी इसकी राशि कर दी गई है? 3,500 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है, जिसमें कितनी वृद्धि की गई है? तो 75% की वृद्धि की गई है। पर्यटन, हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थलों को पर्यटन हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस छतरपुर, माधवगढ़ सतना को विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया जाएगा। देखिए, जितने मध्य प्रदेश की हेरिटेज साइट हैं उनको क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे देते हैं, वो उसका पहले उसको विकसित करती हैं, फिर जब तक उनके पैसे नहीं आ जाते तब तक वो वहाँ पे रहती हैं। जैसे उनके पैसे हो जाते, जैसे अपनी जो सड़कें बनाएंगे थी, 4 लाइन बनाएंगे थे ना, तो उसमें क्या टोल टैक्स भरना पड़ता है। जब तक ये लेते रहेंगे टोल टैक्स, जब तक ये इनके लिए पैसे वसूल नहीं हो जाते। ऐसे ये पर्यटन में होता है। तो हेरिटेज संपत्ति जितनी भी हैं उनके संरक्षण के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ताजमहल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया है, मतलब है ताजमहल प्राचीन। और गोविंदगढ़ कहाँ पर है? रीवा में है। राजगढ़ पैलेस है छतरपुर में। माधवगढ़ है सतना को विकसित करने के लिए लीज पर दिया जाएगा। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस और गांधी सागर के लिए LOA जारी किया जाएगा। जल क्रीड़ा के लिए इंदिरा सागर में लाइसेंस दिए जाएंगे और जो गांधी सागर है उसके लिए LOA दिए जाएंगे। विमानन, प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर को अधिकतम 25% से 4% कर दिया गया है। इसमें वायु सेवा के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रदेश में इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है इंदौर के विमानतल को। कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। और इसमें क्या की गई है, जो वैट लगती है, वैट की दरें एविएशन टरबाइन फ्यूल में 25% से 4% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति कल्याण, देवारण्य योजना के माध्यम से औद्योगिक एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों में निवासियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जितने भी औषधि वाले पौधे हैं और एरोमेटिक्स वाले पौधे होते हैं, मतलब जिनसे खुशबू आती है, उनको लगाने के लिए किनको प्रोत्साहित किया जाएगा? जो जनजाति है उनको किया जाएगा। ये है देवारण्य योजना के तहत। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि 70% से 75% की जाएगी। और मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समिति को काष्ठ से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया है। काष्ठ मतलब लकड़ी से जितने भी उत्पादन या फिर जो आय होती है उसमें से 20% दिया जाएगा जनजातियों को। और पैसा एक्ट के तहत जो वन प्रबंधन है वो किसके हाथों में दिया जाएगा? तो ग्राम सभा को दे दिया जाएगा उसका प्रबंधन। बैगा, भारिया और शहरिया ये अति पिछड़ी जनजातियों में आते हैं मध्य प्रदेश की। और इन समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 15 जिले में आहार अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। कि उनको आहार अनुदान योजना प्रारंभ की गई है आहार देने के लिए। इसके लिए बैगा, भारिया और शहरिया 15 जिलों में निवास करती है, तो इनके लिए स्टार्ट की गई है आहार अनुदान योजना। 5वां राज्य वित्त आयोग, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को सतत करने के उद्देश्य से 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य के विभागीय कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसको दुगना कर 10% किया जाएगा।
देखिए जितना वित्त आयोग था ना, उसकी अनुशंसा पर जो विभागीय कोष था उसमें 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान था, लेकिन इसको दुगना कर दिया गया है और इसको 10% कर दिया गया है। ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अतिरिक्त 23,50,000 से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्य प्रदेश देश में अग्रणी हो गया है। ग्रामीण विकास में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,50,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है और इसमें मध्य प्रदेश देश में अग्रणी हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश का दूसरा स्थान है। देखो ग्रामीण में यदि घर बनाने की बात आती है तो 23,50,000 घर बना चुके हैं और गांव में अग्रणी हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा घर बनाए हैं। और यदि शहरों में बात की जाए तो उत्कृष्टता में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। नगरीय विकास, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला है और इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है। 5 स्टार रेटिंग के साथ यह वाटर प्लस शहर भी होने का सम्मान इसको प्राप्त है। वाटर प्लस 5 स्टार रेटिंग है और वाटर प्लस शहर भी होने का गौरव किसके पास है? इंदौर के पास है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में है सफाई में। इसके अतिरिक्त 9 शहर 3 स्टार, 7 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर दिलाने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये 3 मेन जगह हैं और ग्वालियर, उज्जैन में भी बनाए जाएंगे। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थानीय प्रतिभा को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने और ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए गैर ईंधन वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश की 3 बड़ी सिटियां हैं उनमें क्या बनाया जाएगा? PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर 227 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, क्योंकि ई व्हीकल को तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब चार्जिंग स्टेशन हो। आपने घर से तो चार्ज कर ली बैटरी, आप लेके गए, कहीं स्टेशन ही नहीं है चार्जिंग स्टेशन, फिर क्या करोगे? बैठे हैं रास्ते में, पेट्रोल से भी नहीं चलती कि पेट्रोल डाल के चला लो। तो इसके लिए क्या बनाए जाएंगे? 217 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP मॉडल पर। वन क्षेत्रों के भीतर ग्राम विस्थापन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के भीतर स्थित ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अनंत विस्थापन पैकेज की राशि को प्रति परिवार 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए जैसे भी कोई भी टाइगर रिजर्व या फिर उद्यान है, अभ्यारण्य है, यहाँ किन के लिए बनाए जाते हैं कि जानवरों को संरक्षण किया जा सके, लेकिन वहाँ पे पहले से ही कुछ ग्रामीण रह रहे होते हैं तो उनके लिए मतलब विस्थापन के लिए कितनी राशि दी जाती थी? पहले 10 लाख रुपए दी जाती थी, अब कितने दिए जाएंगे? 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आती है शिक्षा, स्कूली शिक्षा। CM राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए गए थे। 360 स्कूल प्रारंभ किए गए थे CM राइज योजना के तहत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संगीत, नृत्य की कला की समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना अनुगुंज कला से समृद्धि शिक्षा प्रारंभ की गई है। अनुगुंज एक इसके लिए प्रारंभ की गई है कि स्कूलों में क्या सिखाया जाएगा? नृत्य और संगीत सिखाया जाएगा शासकीय स्कूलों में। तो अनुगुंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की गई है। और CM राइज में कितने स्कूल स्टार्ट किए गए हैं? तो 360 स्कूल स्टार्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2023 तक युवा एवं प्रौढ़ शिक्षा को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा, वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालय और 30 निजी महाविद्यालय NAC द्वारा
प्रस्तावित है। सत्र 2021-22 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय के लिए नैक मूल्यांकन में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। किसको? उज्जैन को मिला है A+ ग्रेड। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय की संख्या 40 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 30 थी, अब कितनी हो गई? 40 हो गई है। 104 शासकीय महाविद्यालय हैं और जिसमें से जो उज्जैन है उसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। अब आते खेल और युवा कल्याण। देखिए शिक्षा में क्या किया गया था। पहले तो CM राइज योजना के तहत 360 स्कूल खोले जाएंगे और स्कूलों में संगीत और नृत्य सिखाने के लिए अनुगुंज कलाकार से समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की गई है। 2030 तक 100% साक्षरता पहुंचाने के लिए युवाओं और प्रौढ़ में लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 104 शासकीय और 40 निजी विश्वविद्यालयों में नैक मूल्यांकन के द्वारा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को E+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। अब आता खेल और युवा कल्याण। टोक्यो ओलंपिक 2020 के में प्रदेश में स्थापित अकेडमी के 8 खिलाड़ी ने प्रतिभागिता की। प्रदेश के विवेक सागर को टोक्यो ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किसकी थी? विवेक सागर की थी, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से आते हैं। वर्ष 2021-22 में अकेडमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 और राष्ट्रीय स्तर पर 216 पदक जीते थे। कितने? 216 पदक जीते हैं राष्ट्रीय में और 10 जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। कितनी अकेडमियां थी मध्य प्रदेश में? तो 8 अकेडमियां थी, जिनके हैं कौन? विवेक सागर जी, जो कि ओलंपिक में हॉकी टीम के कोच कप्तान थे। हॉकी टीम के क्या थे? कप्तान। आगामी वर्ष में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजित प्रस्तावित है। आयोजन के लगभग 12,000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान किया गया है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के भोपाल के नाथू बरखेड़ा में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, और स्पोर्ट साइंस सेंटर, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। वर्ष 2021-22 में 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 119 उप स्वास्थ्य केंद्र और कुल 417 स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत की गई हैं। 2021-22 के बजट में कितनी की गई हैं? तो कितने ज़िले हैं? अभी तो 52 ज़िले हैं। 52 ज़िले में से 10 ज़िलों में चिकित्सालय बनाए जाएंगे और 33 सिविल न्यायालय बनाए जाएंगे। 3-3 करके बना दिए हैं 33, और 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। 50-50 के 55 स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, सबका सामुदायिक स्वास्थ्य कैसे बनेगा? अच्छे से बहुत मेहनत करवाएंगे, उनसे योगा करवाएंगे कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहे। तो 55 करके सब पच जाएगा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 55 बनाए जाएंगे। 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और 119 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। 119 उप स्वास्थ्य केंद्र और 417 स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 95% पात्र परिवारों को 2,66,00,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। कितने हो गए हैं? 2,66,00,000 रुपए दिए गए हैं, जिसमें 95% पात्र परिवार हैं। ये राष्ट्र प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। महिला एवं बाल विकास। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लड़कियां लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हैं, जिसमें नेशनल NHFC 5 सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति 1000 बेटियों पर बेटियों की संख्या 956 हो गई है। पहले इससे कम थी, अब कितनी हो गई है? 956 हो गई है महिला एवं बाल विकास में। और इसमें 41 लाख लड़कियां हैं जो कि लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हैं।
केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संचालित किया जा रहा है। देखो हैं 52 जिले, कितने 52 जिले हैं ना मध्य प्रदेश में, कितने हैं 52 जिले, लेकिन इससे 10 कम जिलों पर मतलब 42 जिलों पर काम क्या चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम आया है। कोविड महामारी में माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की गई है। बाल सेवा योजना शुरू की गई है और इनको किसके अंतर्गत रखा गया है, जो बाल संरक्षण आयोग है ना, वो इनके ऊपर निगरानी रखेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजना एवं प्रावधान शामिल किए गए हैं। 2022 में सबसे पहले चाइल्ड बजट पेश किया है मध्य प्रदेश ने। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 42 जिलों में है। मातृ वंदना योजना में तीसरी बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है, जिनके माता पिता कोविड-19 के समय मृत्यु हो गई थी या फिर जिनके अभिभावक। चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है 2022। राजस्व एवं भू अभिलेख कंप्यूटरीकृत भू अधिकार पुस्तिका भूलेख पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया है। जितने भी भूमि के जो अधिकार हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, भूलेख पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में प्रदेश विगत 2 वर्षों में देश का प्रथम स्थान रहा है और चालू अभिलेख पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। जितने भी चालू अभिलेख हैं वो कैसे हो गए हैं, कंप्यूटरीकृत हो गए हैं और इसमें मध्य प्रदेश 2 साल से पहले स्थान पर बैठा है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अनुक्रम में मध्य प्रदेश की शासकीय परिसंपत्तियों के समुचित प्रबंधन का राज्य सरकार कार्य कर रही है। लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन कार्य को गति देने हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। किसके लिए किया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अनुबंध में मध्य प्रदेश के शासकीय परिसंपत्ति के समुचित प्रबंधन का राज्य सरकार कार्य कर रही है। अब आती है लोक सेवा प्रबंधन। वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, एमपीई सर्विसेज आदि की जानकारी नागरिकों को चैट बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कैसे हो रही है, देखो वर्तमान में जितनी भी सेवाएं हैं तो वो कैसे, देखो सीएम हेल्पलाइन मोबाइल पे स्थित है। ई डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये भी ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत आप पूरा देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं, क्या क्या काम है, कहाँ तक फाइल पहुंची, क्या काम हो रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, एमपी ई सर्विसेज आदि जानकारी जो नागरिकों को है वो कहाँ से मिल रही है, चैट बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। कर प्रशासन प्रदेश राज्य जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत करने में देश का प्रथम 5 राज्यों में से एक है। जीएसटी करदाताओं में विवरणी प्राप्त करने के लिए जीएसटी में कितना है, 5वें स्थान, मतलब 5 राज्यों में से एक है। जीएसटी की वापसी प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। यदि जीएसटी को वापस करना है तो ये कैसी है प्रक्रिया, कंप्यूटरीकृत है। अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए संप्रदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कतिपय दस्तावेजों की फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस पंजीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। जैसे किसी भी अचल संपत्ति है, मतलब चल मतलब वो होती है जो आप स्थानांतरित कर सकते हैं, है ना, और अचल संपत्ति वो होती है जो आप स्थानांतरित नहीं कर सकती या चल नहीं सकती। जैसे कि इसमें क्या आता है, अचल संपत्ति में घर, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें किसमें आती हैं, अचल संपत्ति में आती हैं। तो इसके लिए, इसका पंजीयन कराने के लिए हमें संप्रदा 2.0 सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा दस्तावेजों के फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी। एकीकृत
वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। यह प्रणाली वर्ष 2010 में प्रदेश में संचालित की गई थी। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य शासन के अधिकांश वित्तीय संव्यवहार हो रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को अपडेट कर नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लागू होने पर पूरी प्रक्रिया कैशलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस हो जाएगी। किसके तहत? एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये 2010 से लागू की गई थी, लेकिन अधिकांश वित्तीय संव्यवहार हो रहे हैं इसी के माध्यम से। मतलब आप कंप्यूटर से सीधा कर सकते हैं। कैशलेस हो गया है पूरा सिस्टम, ज़्यादातर हो गया है, तो ये पूरा इसके तहत हो जाएगा। कैशलेस हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा और कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस हो जाएगी सारी। नेक्स्ट जनरेशन की प्रक्रिया के लिए विकसित हो जाएगी। राज्य नीति एवं योजना आयोग योजनाओं के परिकल्पना एवं निर्माण तथा इनके क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़े आवश्यक हैं। विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़े आवश्यक होते हैं किसके लिए? योजना की परिकल्पना के लिए, निर्माण के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए। राज्य शासन को इस विषय पर कुंडू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है। किसका हो रहा है? इसके लिए कुंडू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। कुंड में बैठ के इतने सारे संख्य लिखे होंगे, तो संख्य आंकड़े आवश्यक हैं। ये किसने कहा था? कुंडू समिति ने कहा था। केंद्रीय नीति, राज्य नीति एवं योजना आयोग के लिए। अब आते हैं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के 2 बड़े शहरों में, जैसे कि भोपाल, इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। कहाँ पे की गई है? भोपाल और इंदौर में की गई है पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू। शासकीय सेवा कल्याण, महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 20% से 31% कर दिया गया है। जितनी भी शासकीय सेवा होती हैं उनके लिए कल्याण देने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो पहले 20% मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 31%। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर अब बिजली कंपनियों के पास स्वयं की पुलिस होगी, जिसके लिए हर जिले में अलग थाने स्थापित किए जाएंगे। स्वयं की पुलिस होगी किसके लिए? बिजली चोरी रोकने के लिए, और हर जिले में अलग अलग थाने स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभागीय योजनाएं, संदेशों के प्रचार प्रसार और व्यवहार परिवर्तन हेतु एंड्रॉयड ऐप आंगनवाड़ी.रेडियो तैयार किया गया है। कौन सा किया है? एंड्रॉयड आंगनवाड़ी.रेडियो केंद्र स्थापित किया है। जितने भी संकेत देने हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसको स्टार्ट किया गया है। आती मध्य प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाएं, जो कि किचन गार्डन को क्या कहा जाएगा? माँ की बगिया कहा जाएगा। जितने भी मध्य प्रदेश में पोषण वाटिका हैं, जो किचन गार्डन है, उनको क्या कहा जाएगा? माई की बगिया कहा जाएगा। मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देखिए, स्थानीय नागरिक, जितने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय नागरिक हैं उनको 181 कर दो, जो कि क्या है? अपनी सीएम हेल्पलाइन नंबर है। इसके तहत, इसके अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासियों को एक दिन में जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा और स्थायी निवास मिल जाएगा उनके लिए, और ऐसा कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम के बाद स्मार्ट मीटर लगाने वाला उज्जैन तीसरा बन गया है। स्मार्ट मीटर कहाँ पे लगे हैं सबसे पहले? तो सबसे अच्छी सिटी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी सिटी है इंदौर में। तो वहाँ पे स्मार्ट लोग रहते हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर भी लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उसके बगल में ही था रतलाम, तो उसने कहा हम भी स्मार्ट हैं, तो हमने भी लगा लिए, तो रतलाम ने भी लगा लिए। उज्जैन ने बोला हमारे यहाँ महाकाल है, तो हम लोग भी स्मार्ट हैं, तो उज्जैन ने भी इसको लगा लिए स्मार्ट मीटर। अब आते हैं संत रविदास हस्त कौशल विकास निगम। संत रविदास हस्त कौशल विकास निगम अब महाराष्ट्र के नागपुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मृगनयनी एम्पोरिया खोलेगा। कौन खोलेगा? ये संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम। मध्य प्रदेश की जितनी भी हस्तशिल्प कलाएं हैं वो कहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं? तो वो मृगनयनी एम्पोरिया में प्रदर्शित की जाती हैं। तो अब इनके 2 सेंटर खोले जा रहे हैं, एक तो महाराष्ट्र के नागपुर में खोला जाएगा और एक यूपी के इलाहाबाद में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्मित
कन्वेंशन सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? जबलपुर में, और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वो रखा जाएगा। और शायद सुभाष चंद्र बोस के लिए सबसे बड़ा म्यूजियम और सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे लगाई जा रही है? जबलपुर में लगाई जा रही है, क्योंकि जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस के लिए वो जेल हुई थी, इसलिए इसको ध्यान में रख के कहाँ पे बनाया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जबलपुर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून के 25 जनवरी 2021 को 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। कब हो गए हैं? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को वोटर दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही क्या स्टार्ट हुए थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून स्टार्ट हुआ था 2021 में। इसके लिए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2021 के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भोपाल में रुपे कार्ड और ई टिकटिंग का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था मध्य प्रदेश के 28 स्मारकों में लागू की गई है। तो ई टिकटिंग योजना और रुपे कार्ड कहाँ पर स्थापित किया गया था, मतलब लोकार्पण किया गया है? भोपाल में उषा ठाकुर जी ने किया है 25 जनवरी 2021 को। इसके तहत मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्मारक या फिर ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर स्मारक और संग्रहालयों में यदि प्रवेश लेना है तो ई टिकटिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है और मध्य प्रदेश के 28 स्मारकों में ये सुविधा लागू है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी वॉइस वोट सुविधा देने वाला देश की पहली कंपनी बन गई है। वॉइस वोट सुविधा देने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। मध्य में है, आजू बाजू के लोग सुनते ही नहीं हैं, तो इसलिए उसने वॉइस वोट सुविधा स्टार्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की पहल की गई है। ऑनलाइन शपथ ली गई है और ऐसा रिकॉर्ड, इसका विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अब छोड़े ना छोड़े नहीं पता, लेकिन हाँ कितने लोगों ने ली है? तो 52,190 नागरिकों ने रतलाम जिले में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ ग्रहण की है और यह रिकॉर्ड बनाया गया है, विश्व रिकॉर्ड बन गया है। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम के नाम पर यह दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम में ये स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा जयंती के अवसर पर होशंगाबाद के जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, जबकि संभाग का नाम पूर्व से ही नर्मदापुरम संभाग है। अब जिले का भी नाम क्या हो गया है? होशंगाबाद जिले का नाम हो गया है नर्मदापुरम। और होशंगाबाद संभाग का नाम क्या था? तो ये पूरा नर्मदापुरम ही के अंतर्गत आता है होशंगाबाद जिला। पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित करते मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित करके पशुपालन एवं डेयरी विकास या डेयरी विभाग कर दिया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है पशुपालन विभाग का नाम। इस संबंध में मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जनवरी 2021 से अधिसूचित किया जाएगा। 11 जनवरी को किया जाएगा इसका नाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग। मध्य प्रदेश के खंडवा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सा बुरहानपुर का नाम स्वर्गीय पूर्व सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जो खंडवा में मेडिकल कॉलेज है उसका नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। खंडवा मेडिकल कॉलेज तथा बुरहानपुर का कॉलेज। देखो बुरहानपुर क्या है? तो बुरहान है अपना सबसे दक्षिणी जिला, है ना, ये है सबसे अपना दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। तो यहाँ पर है खंडवा। इन दोनों के क्या नाम रखे गए हैं? तो इन दोनों के नाम रखे गए हैं नंद कुमार। खंडवा में क्या है? महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है ना, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओमकारेश्वर में जब अपन जाते हैं तो आनंद आता है,
तो वहाँ पे नंद भी हों, मतलब नंदी भी होंगे, तो नंद कुमार से याद रख लो बुरहानपुर। बुरहानपुर और खंडवा में जो मेडिकल कॉलेज है उनका नाम रखा जा रहा है नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर। बुरहानपुर में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है बुरहानपुर में, और उनका भी नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाएगा? नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। और वहाँ की जो मेडिकल कॉलेज है वो भी नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखी जाएंगी उनका नाम। मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थान पर विभाग का नाम बदलकर जनजाति कल्याण विभाग कर दिया गया है। पहले क्या था? आदिम जाति कल्याण विभाग था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। अब जनजाति के लिए कार्य करेगी, पहले आदिम जाति का कल्याण कर रही थी, अब क्या करेगी? उनके लिए कार्य करेगी। हुनर हाट का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट के उत्पाद अब अमेजोन पर भी मिलेंगे। अमेजोन इन मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम कलकत्ता के साथ सहयोग कर प्रदेश के 5000 से ज़्यादा बुनकरों को अमेजोन कंपनी भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह घोषणा अमेजोन इनकी फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत उनके मार्केट प्लेस पर मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियल को लॉन्च करेगी। कहाँ पे करेगी? फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत इनको लॉन्च करने वाली है एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियल को मृगनयनी। और ये अब इसके प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेंगे? अमेजोन में मिलेंगे। इसने अमेजोन इन मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियल कलकत्ता के साथ सहयोग करके 5000 से ज़्यादा बुनकरों के पास पहुंच बनाने के लिए किया है। राज्य शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जितने भी राज्य शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार हैं उनको क्या कहा जाएगा? फ्रंटलाइन वर्कर्स श्रेणी में रखा जाएगा। पहचान पत्र देने में प्रथम मध्य प्रदेश दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने में देश के प्रथम स्थान में है। भोपाल कलेक्टर द्वारा 8 जनवरी 2021 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सर्वप्रथम पहचान पत्र जारी किया गया था। सबसे पहले किसी भी ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र दिया है कहाँ? भोपाल के कलेक्टर ने। और सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों का जो पहचान पत्र है वो बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ब्लू गैंग नशा मुक्ति के लिए बैतूल पुलिस ने अनूठी पहल स्टार्ट की गई है। इसमें एसपी शिमाला प्रसाद ने महिलाओं का समूह बनाया और इसे नाम दिया है ब्लू गैंग। और वो जाके बहुत मारती होगी तो नीले नीले पड़ जाते होंगे सारे व्यक्ति, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है? ब्लू गैंग। बैतूल पुलिस ने इसको स्टार्ट किया था। टीकमगढ़ जिले में महिला बाल विकास एवं डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से किसने? महिला बाल विकास और डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि अभियान स्टार्ट किया गया है। बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया है। इसमें 18,005 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़े गए हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में स्टार्ट किया गया है महिला बाल विकास एवं डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से बेटियां छुएंगे आसमान सुकन्या समृद्धि अभियान के तहत। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम महिला सुरक्षा शाखा में परिवर्तित कर दिया गया है। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ पहले मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? महिला सुरक्षा शाखा में परिवर्तित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार महिला उत्पीड़न अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय के अधीन गठित महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिले के गगईवीर में गौवंश वन बिहार की स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ पर की है? गगईवीर में गौवंश वन बिहार की स्थापना करने की घोषणा की है जबलपुर में।
उल गुलान एक क्रांति, उल गुलान एक क्रांति। उल गुलान किनको कहा जाता है? तो जो बिरसा मुंडा थे उनको कहा जाता है उल गुलान। उनके नाम पर रखा गया है इस बुक का नाम, जो भी बुक है या फिल्म है। तो उल गुलान ए क्रांति। शिवराज सिंह चौहान ने उल गुलान एक क्रांति फीचर फिल्म को डिजिटल रिलीज किया है। यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के कर्म क्षेत्र खूंटी झारखंड में शूट की गई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो इस फिल्म को डिजिटल रिलीज कर रहा है। फिल्म के लेखक हैं पद्म भूषण एवं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष श्री कारिया मुंडा जी। श्री कारिया मुंडा जी कौन है? ये बिरसा मुंडा के जो मूवी है उल गुलान एक क्रांति, उसके लेखक हैं। अब आता है चर्चा में भारवी और छाह प्रसिद्ध जनजाति लोक चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई और श्री बज्जू सिंह ने अपनी चित्र प्रति भारवी और छाह प्रधानमंत्री श्री को भेंट की है। ये क्या है? भारवी मतलब भैरवी, भूरीबाई और बज्जू सिंह की जो चित्र कृतियाँ हैं वो किस में दी गई हैं? भारवी और छाह में दी गई हैं, जो कि मोदी जी को प्रदान की गई हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।